हाँ भाई, गुड इवनिंग। देखो, आज हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये तो आपको पता है। अब क्रैश कोर्स में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उतना अगर आपने अच्छे से कर लिया, अभी भी नीट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका एक काम रहेगा, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है, डेली का लेक्चर देखने के बाद घर जाकर के नोट्स रिवाइज करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही आपका फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो मिस्टेक आपसे टेस्ट में होंगे वो रेगुलर आपको रिवाइज करनी है। इतना काम कर लेंगे। अगर आप ईमानदारी से ये करेंगे तो आप ये मान लो अभी भी आप केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। अभी भी इतना टाइम है, ठीक? और पूरा कोर्स होने के बाद आप ये मान के चलो 1 महीने से ज्यादा का टाइम आपको रिवीजन के लिए भी मिलेगा। इतना तो काफी है। पहले मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए कम से कम 1 मंथ मिलेगा। कर सकते हो ना? हो जाएगा अच्छे से रिवीजन भी, ठीक? वैसे मैं आपको सारी चीजें साथ के साथ बताते चलूंगा कि अब आपको इसको ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्लास में ही मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्जामिनर आपसे ये मिस्टेक करवा सकता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, अब एनसीईआरटी की अगर बात की जाए, आपको क्या करना है? एक तो क्लास अटेंड करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्लस टेस्ट करने हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है या आपका एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लास में कवर करूंगा, ठीक है ना? सही है? तो आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं क्लास में एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूं। फिर इसके बाद देखो, जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, इसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक? सबसे पहले ये 4 बेसिक चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये मान के चलो आपके एग्जाम में आप इजीली 8 to 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। कैसे? इन चैप्टर से हर बार आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल सिंपल आते हैं। क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इनमें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग। इनमें आपको एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना। अगर आपको ये 4 चैप्टर समझ में आ गए, पूरी केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। बात समझ में आ रही है? कर लेंगे चारों चैप्टर अच्छे से, ठीक? अब स्टार्ट करें। आपको एक एक चीज को अच्छे समझना है। अगर समझ में ना आए, क्लास में ही पूछना है। क्लास में शर्म आती है या छूट जाता है या आपका डाउट रह जाता है, क्लास के बाद पूछ लेंगे। क्लास के बाद घर जाने में डाउट आता है, नेक्स्ट डे आकर के पूछना है। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि आप डाउट अपने माइंड में रखेंगे। डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना? तो सारी चीजें क्लियर करते चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक? तो अब एक काम करो, सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख लो, मोल कॉन्सेप्ट। और हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ना, इसलिए पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री हमारी लाइफ में काम आती है। डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत यूज है। हम मेडिसिन यूज करते हैं, क्या है? केमिस्ट्री है। कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, ये क्या है? ये सब केमिस्ट्री तो है। बात समझ में आ रही? सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो आप। हम पानी पीते हैं, पानी कैसे बना? भाई हाइड्रोजन के 2 एटम, या ऐसे बोल दो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल O2 का। हाफ मॉलिक्यूल नहीं बोलते कभी भी, ये बोलना सही नहीं है। हाफ मॉलिक्यूल होता है क्या? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका आधा, ऐसे आधा आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा क्या? ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलेंगे? 1 मोल H2 का हाफ मोल O2 का रिएक्ट करके वाटर का 1 मोल बनाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? या ऐसे बोलेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री तो है। मेडिसिन हम यूज करते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट देता है, अपने को मेडिसिन देता है ना, टैबलेट्स देते हैं, सिरप देते हैं, वो सब क्या है? उनमें मेडिसिन में क्या? सब केमिकल कंपाउंड तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सब केमिस्ट्री है। तो इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ना कि एग्जाम के लिए। हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए हमें एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं भाई? मोल कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते इसलिए पढ़ते हैं? बोलो। इसलिए नहीं पढ़ते। मोल कॉन्सेप्ट की
मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो। देखो, जब भी आपकी मम्मी आपसे मार्केट से फल सब्जियां मंगवाती है तो क्या बोलती है, हाफ केजी आलू लेके आना, या 1 केजी प्याज लेके आना, या आपको आपसे केले मंगवाने हैं 1 डजन केले लेके आना, 2 डजन लेके आना, ऐसे बोलती है ना। या सेब लेके आना है 1 किलो सेब लेके आना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम ये बोले, देखो 1 केजी ये डिफाइन है, ठीक, 1 केजी 1 मीटर ये सारी चीजें डिफाइन है, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम ये यूज करें, भाई 12 कार्बन एटम्स, कार्बन के 12 एटम्स ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और 12 CO2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बात तो सही है, ठीक। लेकिन आप एक बात बताओ, एटम और मॉलिक्यूल इतना छोटा है, उसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो जिसको देख नहीं सकते तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 कर लेंगे काउंट, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर देना था जो एक क्वांटिटी को डिफाइन करे, मतलब जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात कर सकें। तो अब वो छोटे छोटे एटम बहुत सारे इकट्ठे कर लिए जाए तो कुछ अमाउंट बन जाएगी, ठीक, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो वो अमाउंट क्या थी, वो अमाउंट बनी मोल, और मोल की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एक मोल की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 10 एटम लेके आओ, 10 मॉलिक्यूल लेके आओ, या 1 केजी, ऐसे है ना। क्या यूज करते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स के लिए क्या यूज करते हैं, एटम मॉलिक्यूल आयंस के लिए मोल्स यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं, और यही हम सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे भाई। अब करें स्टार्ट। तो हेडिंग लिख लिया आपने, चैप्टर का नेम लिख लिया मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली डेफिनेशन किसकी आती है, केमिस्ट्री की। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन केमिस्ट्री, लिखनी है डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कोई जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, कोई पूछेगा थोड़ा आपसे, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, मैं बोल देता हूं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट, मैटर की डेफिनेशन क्या है भाई, कोई भी चीज जो आपको दिखाई देती है वो सब क्या है, मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आ गई, नहीं लिखना ये भी, ठीक है ना, चलेगा काम, चलो वेरी गुड। अब देखो मैटर, अब मैटर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो कौन सा क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या बोलते हैं, मैटर कितने टाइप का रहता है, बोलो भाई। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे करेंगे। तो कितनी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो क्या लिख देंगे, ये लिख दिया सॉलिड, और एक आएगा आपका लिक्विड, और एक आएगा गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी बताने की जरूरत है क्या, सबको पता है भाई। सॉलिड क्या है, इनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे ये सॉलिड है, अब देखो कल जब हम क्लास में आएंगे आपको इसका शेप ऐसे ही मिलेगा, डेफिनेट है ये शेप। कल ऐसा नहीं कि इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। और वॉल्यूम की अगर बात करें, जितना वॉल्यूम अभी इस रूम में इसने ऑक्यूपाई किया है इतना ही ऑक्यूपाई करा मिलेगा। यानी कि आधे रूम में यही मुंह फुला के बैठा है, आधे में आप बैठे, आधे में ये पेन बैठा है, वॉल्यूम बढ़ गया या बिल्कुल छोटा सा हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। क्या डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही लिक्विड है, लिक्विड जैसे वो बोतल रखी है, उस बोतल में क्या है, वाटर है, ठीक, लिक्विड है। तो अब उस बोतल में जो लिक्विड है, मान लीजिए उसमें 1/2 लीटर है, ठीक। तो 1/2 लीटर है तो आप उस बोतल से निकाल कर, चाहे उसको आप जग में डाल दें, चाहे आप बाउल में डाल दें, चाहे आप बकेट में डाल दें, क्या रहेगा, 1/2 लीटर ही रहेगा, चाहे गिलास में डाल दें। समझ आ रही बात, ठीक। और लेकिन शेप की अगर बात की जाए, अभी उसने बोतल का शेप ले रखा है, अगर बाउल में डाल देंगे बाउल का शेप लेगा, ग्लास में डाल देंगे ग्लास का शेप लेगा। यानी क्या बोलेंगे, शेप क्या है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहेगी। नेक्स्ट है गैस। गैस आप बच्चे थे जब बैलून लेके आते थे आप, ठीक, बैलून में हवा भरते हैं, तो ये आपने ऐसे बैलून फुलाया, ये मान लीजिए आपने ऐसे ये राउंड शेप का बैलून फुलाया, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, ठीक। फिर आप क्या करते थे, बचपन में इसको ऐसे दबा देते थे तो ये दब जाता है ऐसे, ठीक। और छोटा हो जाएगा, और ज्यादा दबाएंगे तो इसकी कैपेसिटी घट जाएगी, वॉल्यूम घट जाएगी इसकी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट बात अगर की जाए, वॉल्यूम क्या है, इंडेफिनेट है। शेप की बात की जाए, अभी आपने इसको राउंड शेप बैलून में रखा,
मान लीजिए आप इसको दूसरा बैलून ऐसा बचपन में आप मेले से लेके आते थे, इसमें रखेंगे तो इसका शेप ले लेगा, तो शेप भी इंडेफिनेट और वॉल्यूम भी इंडेफिनेट। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलो भाई, हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कितने टाइप का होता है, ये तो था फिजिकल। केमिकल में कितने टाइप का होगा, बोलो। 2 टाइप का। कौन सा बोलो भाई जल्दी से, है कौन से टाइप का, नहीं पता। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर नहीं, अरे मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक, वाटर क्या है भाई, प्योर है। अब उसमें मान लीजिए आपने सोल्ट ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दी, क्या बन गया वो, मिक्सचर। तो ऐसे मैटर 2 टाइप का है, एक तो प्योर हो सकता है जैसे वाटर है, प्योर सब्सटेंस है, और एक मिक्सचर भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्या होगा, 2 टाइप का होगा। ये कितने टाइप का होता है, फर्दर ये 2 टाइप का रहता है, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है भाई। अब एलिमेंट किसे बोलते हैं, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम से बनकर मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, कॉपर है भाई, कॉपर मेटल जो है उसमें सारे एक ही टाइप के एटम है। आयरन है, सारे आयरन के ही है, या बीच में कहीं पे मैग्नीशियम का भी आया है। सोडियम है, सारे सोडियम ही है, या पोटेशियम भी है। ठीक, प्योर मेटल की अगर बात की जाए क्या, एलिमेंट है। ठीक, ऐसे ही कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड है, इसमें सारे क्या है, कार्बन एटम्स है, एक ही टाइप के एटम है, तो सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। और एक आपने सुना C60 बकीबोल, है ना, हाँ, बक मिनिस्टर फुलरिन। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक, ये भी क्या है, इसमें 60 कार्बन एटम्स है, क्या है, एलिमेंट है। H2 क्या है, H2N2, इनमें क्या है, 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के 2 नाइट्रोजन के, सेम है ना। O2 क्या है, एलिमेंट। O3 क्या है, एलिमेंट, सेम टाइप के एटम है ना। S8 क्या है, एलिमेंट। P4 क्या है, एलिमेंट। एक ही टाइप के एटम जहां पे आ गए वो एलिमेंट है। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, नेक्स्ट आता है कंपाउंड। क्या बोलेंगे कंपाउंड में, बोलो भाई। मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल बोलो भाई। भाई इसमें क्या होंगे, 2, ऐसे लिख लो, मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स विच आर डिफरेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे सिंपल लिख दिया, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, CO बन गया, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, CO2 बन गया। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, वाटर बन गया। ऐसे ही H2SO4 है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। कितने एग्जाम्पल लिख लो, H2S है, SO3 है, SO2 है, सब क्या है, कंपाउंड है। अच्छा, आपको ये बात समझ में आती, देखो मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एक ध्यान रखना, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा आपको केमिस्ट्री का C भी नहीं आता, और पढ़ेंगे अच्छे लेवल तक। वो आज आपको फर्स्ट क्लास में ही समझ में आ जाएगा कि कहां से स्टार्ट करेंगे और कितने अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, जैसे अभी इतनी बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं बताऊं। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, पूछ लूं, लिखो फिर साथ के साथ लिखो। O3 इज, पहला ऑप्शन एन एलिमेंट, सेकंड ऑप्शन एन एटम, थर्ड ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, फोर्थ ऑप्शन ए कंपाउंड। बोलो भाई, एलिमेंट आएगा, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सही है ना। कैसे,
अभी मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल नहीं बताया। एक काम करते हैं, साथ के साथ वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है? लिखे भाई? तो आप नेक्स्ट लिखो एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट which take part in chemical reaction, उसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो भाई, ये हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, सोडियम का एटम है, आयरन का एटम है, कॉपर का एटम है। इसमें ऐसे नहीं आएगा O2 O3 N2, सिंगल एटम होगा एक। बात समझ में आ रही ना? ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा? सेकंड, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मेड अप ऑफ 2 or more atoms which may be same or different। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कर लेंगे। अब एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या आएंगे। जैसे मान लीजिए सेम टाइप के एटम मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया O2, ये मॉलिक्यूल है। O3 क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। N2 मॉलिक्यूल है। ये तो सेम टाइप के हैं। S8 क्या है? मॉलिक्यूल है। P4 क्या है? मॉलिक्यूल है। इसके अलावा जैसे और भी हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दो एटम जुड़े हैं, मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O है, मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा एटम, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, फिर और H2SO4, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? कर लेंगे। अब एक काम करो, इधर देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो। O3 में क्या है? एक से ज्यादा एटम है, मॉलिक्यूल है। सारे एटम सेम टाइप के हैं, तो क्या है? एलिमेंट भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? एन एलिमेंट ए मॉलिक्यूल। तो दोनों आंसर आ सकते हैं ना? मैं तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आ जाओ मिक्सचर पे। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। भाई गर्मियां आ गई, ठीक। नींबू पानी बनाते हो आप, क्या करते हैं? पानी में नमक और चीनी मिलाते हैं पहले, नींबू डालने से पहले। तो जब पानी में नमक और चीनी आप मिलाते हैं तो कैसा दिखता आपको? भाई ये आपने एक जग लिया, ठीक। उस जग में आपने पानी लिया, पानी में आपने पहले शुगर ऐड कर दिया, शुगर को डिजोल्व करते हैं। तो जब आप शुगर डिजोल्व करते हैं, आपको ऐसा दिखता है क्या नीचे शुगर ज्यादा है ऊपर कम है, या ऊपर ज्यादा नीचे कम है? क्या दिखता है? थ्रू आउट द मिक्सर क्या दिखता है? सेम दिखता है। इसलिए वो क्या है? कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं, ठीक। और इसी केस में वाटर लिया आपने जग में, इसमें आप सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो, उसको डिजोल्व करो। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? नीचे ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कंपोजिशन होगी। उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ में आ? तो देखो इसके एग्जाम्पल अब आपको लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यही लिख लो, वाटर प्लस सॉल्ट। सीधा एग्जाम्पल लिख लेना, वाटर प्लस सॉल्ट और वाटर प्लस शुगर आ गया, वाटर प्लस अल्कोहल है। ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक। इसके अलावा एयर, आप देखो अब यहां पे एयर का मिक्सर है, H2 भी है, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अलग अलग दिख रही है क्या आपको कहीं पे? ऐसा है क्या वहां पे नाइट्रोजन ज्यादा उस कॉर्नर में, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है? हर जगह क्या कंपोजिशन सेम है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? एयर भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सर है। तो हेट्रोजीनियस के एग्जांपल क्या आएंगे? वाटर प्लस सैंड आ गया, और वाटर में अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे तो भी क्या देगा? हेट्रोजीनियस मिक्सर, क्योंकि नीचे वाटर रहेगा, ऊपर ऑयल रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये नोट डाउन कर दें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? जो चीजें आपको ना याद रखनी है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को वही लिखनी है। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब आता है, थियोरेटिकल पार्ट आता है, मत लिखो बेशक, कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम कम है। कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो, उसका बेनिफिट है,
ठीक, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो चीज़ें आपको नहीं आती, हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन थियरी जितना कम लिखोगे उतना बेनिफिट है, कॉन्सेप्ट जितना सीखोगे उतना बेनिफिट है। ठीक, समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो मोल की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? मोल की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ। अब डेफिनेशन पहले मेरे साथ साथ लिखो। इट इज नाइदर a physical quantity, nor a chemical parameter, rather it is a mathematical number, rather it is a mathematical number, whose value is 6.022 into 10 की पावर 23, 6.022 into 10 की पावर 23, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। ठीक है भाई, तो मोल की डेफिनेशन अपने को कुछ नहीं रटना, बस एक बात ध्यान रखनी है, मोल क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 की पावर 23, बहुत बड़ी संख्या है। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट रहती है मोल, MOL। जैसे वेट की केजी है, लेंथ की मीटर है, ठीक, तो इसकी क्या है? मोल है, MOL। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको ना बस आपको ये ध्यान रखना है, मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 की पावर 23, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? NA। इसको NA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा इसको कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे आपने देखा ना भाई, हम बोलते हैं मार्केट से केले लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 डजन बनाना, 12 केले। तो 1 डजन का मतलब जैसे 12 है, जैसे 1 डजन क्या है? 12 है, वैसे ही हम क्या बोलेंगे? 1 मोल क्या है? 6.022 into 10 की पावर 23, और इसको हम क्या बोलते हैं? NA। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है? अब देखो, अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 1 डजन बनानाज, आप क्या बोलेंगे? 12 बनानाज। भाई 1 डजन का मतलब 12 है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। आपको बोल दिया 1 डजन पेन, मैं बोल दूंगा 12 पेन्स। ठीक, डजन का मतलब 12। वैसे ही 1 डजन एटम्स, इसका मतलब क्या है? 12 एटम्स। मेरे को बोलते हैं 1 डजन मॉलिक्यूल्स, मैं क्या बोलूंगा? 12 मॉलिक्यूल्स। बस मेरे को ये पता कि डजन का मतलब क्या है? 12 है। सिमिलरली 1 मोल का मतलब क्या है? NA, यानी मेरे को बोलते हैं 1 मोल बनानाज बोल दो, क्या बोलेंगे? 12 बनानाज। मेरे को बोल दिया जाए 1 मोल पेन, क्या बोलूंगा? 12 नहीं, सॉरी यार, NA आएगा ना, NA बनानाज, या 6.022 into 10 की पावर 23 बनानाज। तो NA पेन्स, इतने ज्यादा पेन है ना, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सभी पूरी दुनिया में है ना जितने लोग हैं, हम सबके पैसे मिला ली जाए, ऐड कर दी जाए ना सबके, तो उससे भी बड़ा नंबर है ये। चाहे कितने ही बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स ऐसे कोई भी, सबके पैसे ऐड कर दो तब भी ये नंबर बड़ा रहेगा, इतना बड़ा नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट क्या है? 1 मोल एटम, इसका मतलब क्या है? NA एटम्स। ये बात आपको अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? आपको बोल दिया 1 मोल मॉलिक्यूल, क्या मतलब हुआ इसका? NA मॉलिक्यूल्स। बस आपको इतना सा अच्छे से समझना था। ये समझ में आया या नहीं आया? बस मेरे को ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? कर लेंगे, लिखना ये बात। बस आप तो चाहो तो ये लिख सकते हो 1 डजन, जैसे कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 होता है, जिसको हम
अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। आप तो ये पॉइंट लिख सकते हो समझने के लिए। बाकी ये जितना मैंने समझा, आपको एक बात आपको बार बार अच्छे से याद करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे 1 डजन 12 है, वैसे ही 1 मोल Na है। कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 1 मोल CO2, ये लिख के दे दिया। इसका मतलब क्या है? Na मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। भाई CO2 क्या मोलिक्यूल है, तो इसमें क्या बोलेंगे? Na मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, ये बताओ मुझे, कितने एटम्स है टोटल? भाई CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल? 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 3 Na। भाई एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 3 Na। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने कार्बन एटम्स है? ओनली कार्बन एटम्स की बात करी है, 1। एक मॉलिक्यूल में CO2 का ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के कितने एटम है? 1 है। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? Na कार्बन एटम्स। ठीक, सिमिलरली यहां पे अगर बात की जाए ऑक्सीजन एटम्स की, तो कितने आएंगे? 2 Na आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूं कि O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब आप बोलेंगे सर O2 मॉलिक्यूल तो नहीं दिख रहा। ये देखो, ये रहा ना एक O2 मॉलिक्यूल। भाई एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बोलूंगा, एक CO2 में कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है ना O2 का, तो Na में कितने होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आती है साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? बोलो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज present as number of atoms present in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? यानी एक मोल क्या है भाई? ये एक एंटिटी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? जितने 12 ग्राम नहीं, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में एटम्स है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। अब एंटिटी का मतलब यहां पे क्या है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या? कर देंगे। अब देखो, अब मैं यहां पे आपको बोलता हूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना आएगा? ये आता है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। मुझे कैसे पता चला भाई? ये एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये कैसे मेजर किया गया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बात समझ में आ रही है? ठीक, आपको ये याद नहीं करना है, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आगे सिखा दूंगा मैं कैसे करना, वो बता दूंगा। ठीक, अब यहां पे देखो, मैं क्या बोल सकता हूं? 1.992648 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज 1 एटम। सही है क्या? उल्टा लिख दिया इस बार मैंने। एक एटम का मास इतना है, यानी इतने मास में कितने एटम होंगे? यहां पे सही करो थोड़ा। अब ठीक है। अब देखो, 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज, क्या बोल देंगे? यूनिटरी मेथड बनाना आपने, 1 डिवाइड बाई, ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे 1.992648 इंटू 10 की पावर -23, इतने एटम। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट आपको किस में बताना है? 12 ग्राम में कितने हैं? तो 12 ग्राम में यूनिटरी मेथड से ऐसे लिखोगे। बोलो भाई, सही है क्या? ये इंटू में क्या कर दोगे?
12, इतने एटम्स आ जाएंगे, बोलो। और ये वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा पता आपको? बोलो भाई कितना आएगा? है ये वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेसिक सोल्व करके देख लेना। तो यही तो मोल की वैल्यू है और यही डेफिनेशन थी। कर लिया फाइंड आउट? बात समझ में आ गई? कर देंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पे जो स्टैंडर्ड एटम मैंने लिया है वो कार्बन का ही लिया है, नाइट्रोजन का नहीं लिया, ऑक्सीजन का नहीं लिया, हाइड्रोजन का नहीं लिया। क्यों? वो तो ठीक है, वो तो मानते हो तो ठीक है। हमने क्या लिया? स्टैंडर्ड एटम क्या लिया है? कार्बन 12 का। ठीक, कार्बन 12 आइसोटोप। इसमें भी कार्बन के तीन आइसोटोप रहते हैं, कार्बन 12, 13, 14। उसमें भी 12 लिया है। क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहली बात, ये इजीली अवेलेबल है। आप देखो हर जगह कार्बन अवेलेबल है। कार्बन 12, 13, 14 है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इजीली अवेलेबल है हर जगह। हमारी बॉडी में भी है, अर्थ में भी है, पेड़ पौधों में भी है, इजीली अवेलेबल। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या है? अब देखो, अब हाइड्रोजन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कार्बन की तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक, अब वैसे हाइड्रोजन अवेलेबल तो है, हम हाइड्रोजन भी यूज कर सकते थे। हाइड्रोजन यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा है, अब मान लो अपने को एक यूनिट बनानी है भाई, अलग अलग लोग बैठे, जैसे मान लीजिए भाई हमारे पास अलग अलग वेट के कुछ चीजें हैं अपने पास, कुछ भी मान लो, कुछ भी कंपाउंड है, कुछ भी चीज है, अपने को मतलब नहीं, कोई भी मैटर है। ठीक, कोई 1 kg का है, कोई 3 kg का है। ठीक, 1 kg 3 kg है तो यूनिट आज आ गई, पहले यूनिट नहीं थी भाई। 1 kg यूनिट बनाई गई, वहां पे लैब में, इंटरनेशनल लेबोरेटरी में एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर का वेट कितना है? उस सिलेंडर का जो वेट है उसको 1 kg बोला गया है, फिर उसके रेफरेंस में बोला गया। अब जैसे मेरा वेट मान लो 70 kg है, ठीक, यानी मैं उस सिलेंडर से 70 टाइम्स हैवियर हूं। ठीक, तो ऐसे डिफाइन किए गए वेट। वैसे ही एक रोड रखी हुई है इंटरनेशनल लेबोरेटरी में, एक रोड रखी है, उसकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर बोला गया, तो उसके बेसिस पे सारी लेंथ डिफाइन की गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही हमने एक एटम लेना था जिसके बेस पे हम सभी मासेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड तो ये कि हाइड्रोजन का ले लो। हाइड्रोजन का सबसे छोटा है तो वो सबके वेट को डिवाइड कर देगा इजीली। समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? समझ आई कि नहीं आई बात? जैसे हाइड्रोजन का मान लो 1 है तो जिसका 16 होगा तो 16/1 वो 16 टाइम हैवियर है, जिसका 14 होगा वो 14 टाइम हैवियर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर भी हाइड्रोजन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब आप हाइड्रोजन के एक एटम का वेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाएगा किसी के साथ, और रिएक्ट करने के बाद उसका वेट थोड़ा आएगा, वेट में क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। तो हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो वेट चेंज मिलेगा, तो कौन सा मानेंगे? तो वो सही से डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि वेट क्या हो रहा था? बार बार चेंज हो रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे तो क्या बोलेंगे? अब यहां पे जो कार्बन 12 है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए ये यूज किया गया। क्या लिखेंगे? इज नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट वेरी रिएक्टिव। अब अगर बात की जाए बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनर्ट है, रिएक्शन भी देता जब जरूरत पड़ती है, और रिएक्शन देता तभी तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर इनर्ट होता कार्बन तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी पड़ती, और ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी पड़ती तो कुछ भी नहीं होता। मेडिकल फील्ड तो खत्म ही था ऑर्गेनिक के बिना। पता आपको इस बात का? हार्मोन्स जितने हैं, मेडिसिन जितनी, सब में क्या है? अरे पैरासीटामोल है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एस्पिरिन है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेडिकल फील्ड ही बंद हो जाता है ना अगर ऑर्गेनिक ना रहती तो क्या लिखेंगे? वही हमने लिखा नॉट वेरी रिएक्टिव। इसमें साथ में लिखो, ऐसा नहीं कि बहुत रिएक्टिव नहीं, इनर्ट भी नहीं है, नॉट इनर्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? सबसे खास बात ये, इसके 3 आइसोटोप है, तीनों आइसोटोप में से इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? इजीली सेपरेबल, इजीली सेपरेबल फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट थे, ये पॉइंट शायद ना भी पूछे जाए आपसे।
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं अब लिखूंगा। देखो इसमें आपको लिखना है वेट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम is comparable to weight of hydrogen which is lightest atom जो सबसे हल्का एटम है। ठीक, सबसे लाइटेस्ट यही है। अब देखो हम एक काम करना चाहते हैं, जब भी आप वेट को डिफाइन करना चाहते हैं, सबके एटॉमिक मास हमें डिफाइन करने थे, तो हम क्या करेंगे, आप क्या चाहेंगे एटॉमिक मास कैसे याद किया जाए? 16.5, 13.8, 17.3, 9.2, 7.5 ऐसे याद करना चाहेंगे या नॉर्मल ऐसे 1 2 3 4 5 होल नंबर में ना? तो होल नंबर में जो सबके वेट देने वाला था वो कौन था? कार्बन 12 का पार्ट था। ठीक, हमने क्या किया, देखो ये जो कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 का एक एटम है, इसके हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ये कर दिया। अब इसके बाद देखो ये ऐसे 12 इक्वल पार्ट किए गए इसके, तो इन 12 पार्ट में से एक पार्ट को अलग किया गया। ये वाला जो पार्ट है आपका, कोई भी एक पार्ट को आपने क्या किया, ये देखो अलग कर लिया, मतलब इसका वेट मेजर कर लिया। ठीक, ये आया आपका। तो ये जो है ना, इसके वेट को, इसी के वेट को क्या बोला गया? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका वेट है ना किसके इक्वल था? अप्रोक्स हाइड्रोजन एटम के वेट के इक्वल। तो इसको एक यूनिट माना गया, मतलब कार्बन 12 का एटम लिया, उसका वेट मेजर किया, उसका 1/12 पार्ट ले लिया। तो 1/12 करने के बाद उसका जितना भी वेट आया ना, ठीक, तो उसके रेफरेंस में सभी का वेट मेजर किया गया। जो उससे 16 टाइम हैवियर था उसका वेट बोल दिया गया 16 AMU, जो 14 टाइम हैवियर था उसका बोल दिया गया 14 AMU। तो ऐसे वेट डिसाइड किए गए। बात समझ में आ रही है? तो क्यों क्या बेनिफिट मिला इसका? वेट ऑफ 1/12 ऑफ पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कंपेरेबल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज लाइटेस्ट एटम। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे लाइटेस्ट एटम को भी इसने होल नंबर में डिफाइन कर दिया, इसका वेट 1 यूनिट आया था। ठीक, कर लेंगे, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं भाई? टाइप 1 लिखो। व्हेन वेट इज गिवन, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वेट गिवन किस में रखेंगे? केजी में रखेंगे क्या? ग्राम्स में रखेंगे। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? बोलो भाई। वेट गिवन डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास किस में लिखते हैं? जैसे कार्बन का मोलर मास है 1 मोल का मास, तो कार्बन का मोलर मास है 12, क्या बोलते हैं उसको? 12 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये क्या लिखेंगे? ग्राम पर मोल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट में ना सीधा इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पता ना आपको? ठीक, करें स्टार्ट। अब बिल्कुल यहां पे सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो भले ही आप लिखना ही मत, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक, जैसे मैंने यहां पे लिख के दे दिया आपको भाई 22 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स बताओ। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 22 ग्राम में गिवन है, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई 44। इसका 44 मोलर मास है, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, सेकंड मान लीजिए आपको ये दे दिया 0.2 ग्राम हीलियम
ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.2 डिवाइड बाई कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 0.1/2 यानी 0.05। ठीक, नेक्स्ट दे दिया आपको थर्ड 4.5 kg ग्लूकोज, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई ग्लूकोज का वेट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना C6H12O6, ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका वेट कितना आ जाएगा 180। ठीक, तो 180 आ जाएगा यहां से आंसर, नहीं 4.5 kg को क्या लिखोगे ग्राम में लिखेंगे पहले, तो कितना आएगा, यह आ गया आपका 4500 डिवाइड बाई 180, तो इसको कैंसिल करोगे ये 100, ये 4 पे जाएगा, 45 से डिवाइड करोगे जब इसको, तो कितना आएगा 25 मोल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, 25 मोल आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग, फाइंड मास ऑफ, पहला लिख दिया आपको, फर्स्ट लिख दिया, मान लो आपको लिख के दे दिया 2 मोल ऑफ N2O, ये लिख दिया आपको, तो कि N2O का वेट कितना रहता है 44 रहता है इसका भी। ठीक, N2O कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन है 28 और 16 44, तो कितना आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ वेट कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, इससे कर रहा हूं ना फॉर्मूले से, 2 इंटू क्या आएगा बोलो भाई 44, कितना आया 88 ग्राम। यहीं पे अगर मान लीजिए आपको ये लिख के दे दे 10 मिली मोल ऑफ यूरिया, अब यूरिया का मास कितना है 60 होता है, फॉर्मूला याद है NH2CO NH2, कैलकुलेट करके देखना, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, टोटल ऐड करना कितना आएगा 60, तो यहां पे कितना करेंगे, वेट इज इक्वल टू 10 इंटू 60, मिली मोल है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 इंटू में 60, कितना जाएगा 0.6 ग्राम। कर सकते हैं नहीं कर सकते, लिखना है क्या किसी को, लिखना तो जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो फिर टाइप 2, 3 टाइप की कैलकुलेशन पढ़ते हैं इसमें, टाइप 2 में कौन सी आएगी, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए n है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n, ये पता आपको फॉर्मूला कैसे आया बताऊं क्या, बोलो भाई, हम क्या बोलते हैं 1 मोल इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, कैसे बोल दें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स 1 मोल। ठीक, समझ आ रही बात, और 1 पार्टिकल में कितने मोल आ जाएंगे 1/n, बात सही है कि नहीं है, और ऐसे ही n पार्टिकल्स में कितने मोल आएंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 में इतने हैं इनटू में n इतने मोल आ जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, या कि नहीं यार, नंबर ऑफ मोल्स, वही तो लिखा मैंने उधर देखो, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या। ठीक, अब जैसे आपको क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख के दे दिया, क्या लिख के दिया भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड इन ए सैंपल ऑफ 2.2 ग्राम CO2 फाइंड, पहला लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड लिख दिया आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स, फोर्थ लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिफ्थ लिख दिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स,
6 लिख दिया नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। बताओ भाई, कर लेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपको फाइंड आउट करना है 2.2 डिवाइड बाई 44 कितना आ गया, कितना आ गया भाई? 1/20 यानी 0.05 इतने आ जाएंगे। तो इतने मोल से तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na। तो क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, इतने आ जाएंगे 0.05 Na। एटम्स कितने होंगे, CO2 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इसमें कितने होंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 0.05 Na। कार्बन एटम्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो 1 × ठीक। और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे, बोलो भाई, 1 होगा ना एक मॉलिक्यूल में, तो 0.05 Na में 0.05 Na हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये ऐसे पूछ सकता आपको, दूसरा ये भी तो पूछ सकता है, जैसे यहां पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग, ये लिख के दे दिया मान लीजिए आपको, ठीक। और यहां पे क्या लिखा उसने, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा उसमें लिख दिया 6 × 10⁻20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो। हमेशा केमिस्ट्री में एक ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट मत सोल्व करो। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। केमिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल से करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री की मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको कहीं फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, कहीं भी नहीं रटेंगे। पूरी फिजिकल को यूनिटरी मेथड से करेंगे, एक एक नियम से करेंगे। चाहे थर्मोकेमिस्ट्री है, चाहे सॉल्यूशन है, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई भी आ जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Na 6 × 10⁻20 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23 कितना आया, 0.001 इतना आ गया। तो वेट फाइंड आउट करो, वेट कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 0.001 × 32 ग्राम, ठीक। और सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको भाई 3 × 10⁻25 SO3 मॉलिक्यूल्स, ये लिख के दे दिया आपको। क्या करोगे, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 10⁻25 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23, नीचे बचेगा 2, ऊपर आएगा 100, 100/2 कितना आएगा, 50 आ गया। सोल्व तो करना था, करके दिखाऊं, कर देगी गुड़िया, नहीं। देखो ये 10⁻25 है, ये कितना 10⁻23, ऊपर कितना बचेगा 10⁻2, और ये नीचे 2, 100/2 कितना आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद, तो यहां पे वेट कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू SO3 का वेट, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48 तो हो गए, ऑक्सीजन का 32, इसका 80, तो मल्टीप्लाई बाई 80 कितना आ गया, 4000 ग्राम। और केजी में पूछा हो तो क्या लिख देंगे, 4 kg। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या, कर देंगे, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन किए ना, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, लिखो मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम NH3, ठीक है भाई। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है 0.5 Na, सेकंड है 0.25 Na, थर्ड है Na एटम्स, एंड फोर्थ इज 2 Na। और Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे, कर लेंगे भाई, हो जाएगा।
इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए यार। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स। तो कितने मोल्स आ गए? देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। क्या दिया गया? वेट डिवाइड बाय मोलर मास कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.25 डिवाइड बाई 17, कितना आया? 1/4 मोल इज इक्वल टू क्या आएगा? कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 1/4 में 1/4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं, कितने एटम्स हैं? 4 है, तो 1/4 Na में कितने होंगे? बोलो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1/4 Na एटम्स, यानी Na एटम्स आए कि नहीं आए? किस किस का ठीक था, ईमानदारी से बताना। वेरी गुड। बस, नहीं आया? अभी समझ में आया? पक्का समझ में आ गया सबको? तो आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, जो सोल्व करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी कल। फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg सैंपल। कर लेंगे भाई, जल्दी सोल्व करो, फिर अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, टाइम आपका स्टार्ट हो गया। देखो भाई, एक बार समझ लो, घर पे ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, बोलो, क्या बोला? 6.2 नहीं, रॉन्ग है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखना, एक बार बोर्ड में फोकस करो सब। सबसे पहले ना आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं जो बचपन में आप करते थे। ठीक, पूछ लो भाई। एक बॉक्स दिया गया है आपको, इस बॉक्स में आयरन बॉल्स रखी हुई है, एक जैसी आइडेंटिकल बहुत सारी आयरन बॉल्स रखी हुई हैं, और एक बॉल का जो वेट है वो है 10 kg, और टोटल इस बॉक्स का वेट है 600 kg। मैं आपसे पूछता हूं, इस बॉक्स में कितने डजन बॉल्स हैं? बता दोगे? कितना आंसर आएगा? 5 डजन बॉल्स। नहीं समझ आया? गुड़िया समझ में आया? कैसे करेंगे? देखो ये, अच्छा ये बॉक्स है ना, बॉक्स का वेट अपने को कंसीडर नहीं करना, नेग्लिजिबल है। ठीक, इस बॉक्स में आयरन बॉल रखी हैं। ठीक, बॉक्स का टोटल वेट है 600 kg, और सभी बॉल्स का वेट कितना है? 10 kg है। पर बॉल कितना वेट है? 10 kg। तो मैं पूछता हूं कितने डजन बॉल्स है? पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे नंबर ऑफ बॉल्स? 10 आएगी। नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई एक बॉल का वेट, कितनी आ गई? 60। नंबर ऑफ डजन बॉल्स, कितने डजन बॉल है? 60/12, कितना है? 5 डजन बॉल्स है। ऐसे ही तो किया आपने, इसमें कोई डाउट है क्या? ये भी तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। कैसे बताऊं? देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझने में कमी रह गई आपके बस। कैसे करेंगे? देखो यहां पे ये आपका बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स में इस बार बॉल्स छोटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है आपके। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इस बॉक्स का वेट कितना है? 1 kg। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.31 इंटू 10⁻³ kg ये होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1 टोटल वेट डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.31 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? n डिवाइड बाई Na, 1/9.1 इंटू 10⁻³ और इसको किससे डिवाइड करोगे? अवोगाद्रो नंबर से। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसी फॉर्मेट में आंसर दिया गया था। कर सकते हैं? अब दोबारा एक्सप्लेन करूं? गुड़िया बोलो। हाँ भाई, दोबारा एक्सप्लेन करूं। एक बॉक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपके बॉक्स का वेट है 1 kg। ठीक, आपको ये बताना है उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो मैं Na से डिवाइड करके मोल्स बता सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था? वेट ऑफ बॉक्स था 1 kg डिवाइड बाई
वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर दिया, एन से, आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कर लेंगे, समझ आया पक्का, आ गया। अब लिखो जल्दी से, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोल दिया, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं 3 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। ठीक, अब इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बोलो भाई, 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/4 यानी 0.25 मोल आ जाएंगे। अब देखो ये क्या है, C12 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन में, बोलना एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलना भाई, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कितना है 6। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 12 - 6 इज इक्वल टू 6। अब इसमें लिखो, इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई देखो 3 ग्राम कार्बन 12 में कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई, एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 0.25 Na कार्बन एटम्स है, बोलो भाई। तो एक में 6 है, तो इसमें कितने होंगे, 6 इंटू 0.25 Na। नहीं समझ आई मेरी बात, सही है ना, नहीं समझा भाई। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 0.25 Na, क्योंकि एक 0.25 मोल है ना, एक मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, Na। भाई एक मोल में जो भी चीज होगी Na होगी, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे आयन्स है। तो यहां पे अगर एटम का सैंपल दिया तो हम क्या लिख देंगे, एटम्स है। मॉलिक्यूल का सैंपल दिया रहता मॉलिक्यूल लिख देते। नहीं बात समझ में आई, आ गई। ठीक, अब ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, प्रोटॉन कितने लिखेंगे, एक एटम में कितने हैं 6, इंटू में कितने एटम्स हैं 0.25 Na। ठीक, ऐसे ही न्यूट्रॉन कितने आएंगे, एक एटम में कितने हैं, कितने एटम्स हैं, कर सकते हैं हम लोग ऐसे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहां पे जब हम नेक्स्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो भाई। मान लीजिए आपको बोल दिया सेकंड एग्जांपल कि 2 ग्राम हाइड्रोजन सैंपल में बताओ, हाइड्रोजन एटम दिया इस बार आपको, तो हाइड्रोजन में आपको पता क्या होता है 1H1, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 है हाइड्रोजन में। प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, 0 होंगे ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0 होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक, तो कितने आएंगे 0। ठीक है भाई। अब देखो तो यहां पे सबसे पहले ये करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, कितने आएंगे 2 डिवाइड बाई, हाइड्रोजन एटम है, गैस नहीं है इस बार, एटम नहीं, एटम दिया है, तो हाइड्रोजन का वेट कितना था 1, तो कितने आए 2 मोल। आप इसको क्या लिख सकते हो 2 Na हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो 2 Na में कितना होगा 1 इंटू 2 Na इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 2 Na आ जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 0। बात समझ में आ गई। ठीक, सिमिलरली अब नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है 1.8 ग्राम वाटर। इसमें क्या करेंगे, H2O में एक बात बताओ भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये होता है ठीक, और हाइड्रोजन 1H1। ठीक, H2O में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए कितने आएंगे बताना एक बार। हाइड्रोजन में कितना है 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो गए, और 8 ऑक्सीजन के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10। वेरी गुड। प्रोटॉन कितने होंगे भाई 8 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के 10। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 और ऑक्सीजन में 16 - 8। ठीक, अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, कितना आ गया 0.1 मोल।
यानी क्या लिख सकते हैं 0.1 Na एटम, थोड़ा इस बार H2O मॉलिक्यूल है यार, H2O मॉलिक्यूल। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो 0.1 Na में कितने आएंगे? 10 इंटू 0.1 Na यानी Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये समझ में आ गया सबको? ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन कितने आएंगे? 10 इंटू 0.1 Na, प्रोटॉन 10 है उसमें भी, प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 8 इंटू 0.1 Na। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे कर सकते हैं ना आप सब? बोलो भाई, कर लेंगे? फिर लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है? लिखो लिखो, फास्ट लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और इसी पैटर्न का। इन ए सैंपल ऑफ 4.2 ग्राम N3 माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं आप? कर लेंगे भाई? कैसे करेंगे मैं बताऊं आपको। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। कैसे? वेट है 4.2 डिवाइड बाय क्या करेंगे? मोलर मास कितना है? 14। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है। ठीक, मैं बता देता हूं, देखो आपको कितना आया, 0.3 मोल आया। देखो कैसे बना होगा ये। नाइट्रोजन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया, N माइनस में गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लिया, N2 माइनस में गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लिया, फिर N3 माइनस में गया। ऐसे ही तो गया। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन लेके N3 माइनस में गया, यानी 1 मोल नाइट्रोजन के एटम ने 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। क्या बना? N-3 बना। इसका 1 मोल का मास होता है 14 ग्राम, और इसका 1 मोल का कितना होगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 9.31 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई कितना करोगे? 6 इंटू 10 की पावर 23। सोल्व करके देखो इसको, ये कितना आएगा? अप्रोक्स 5.4 इंटू 10 की पावर -4 आएगा, और इसका है 28 ग्राम। ये ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नेग्लिजिबल है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? हटा दूं इसको? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास। तो अब क्या लिखेंगे यहां पे? आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी 0.3 Na आयंस है, नाइट्राइड आयंस है। ठीक, अब एक आयन 1 आयन ऑफ N3 माइनस हैव कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 7। तो इसमें N3 माइनस में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई। अब एक बात बताओ, अपने पास 0.3 Na आयंस है, कितने आएंगे? 10 इंटू 0.3 Na, कितना आ गया? 3 Na। समझ आया कि नहीं आया? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी आपका नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टफ है क्या? इजी है ना? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल इजी थे, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक, बाकी नीट में देखो इतना ही लेवल आता है, लेकिन एक क्वेश्चन और पैटर्न का करवाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉपी पेन साइड में रख दो, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। ठीक, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही अच्छे हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी का पार्ट है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। नाइट्राइड आयन है, ये है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं भाई? 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? नियोन में। तो वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6। तो ये सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल है, ये वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? एक आयन में 8 है तो टोटल कितने आयन्स हैं? 0.3 Na है तो कितना आया? 2.4 Na इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यहां से पता चला हमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट थर्ड वाला देखो, फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। पहले क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन वन आयन। चार्ज ऑन वन आयन, एक आयन पे कितना चार्ज है भाई? 3e, -3 बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3e है, मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, ठीक? तो 3e है, बात समझ में आ रही है? और e को क्या लिख सकते हो? 1.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? एक आयन पे इतना है, इंटू में नंबर ऑफ आयन्स कर दो, 3e इंटू कितने आयन्स है? 0.3 Na है, इतने आयन्स है तो कितना आएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इंटू Na कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। किसी भी फॉर्मेट में आपको लिख के दे सकता है। ये IIT पैटर्न हो गया। कर लेंगे। आप देखो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था, बताओ भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास दे रखा है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला। अब लेवल देख रहे हो धीरे धीरे कितना बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इसलिए बोला था आपको, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। हर क्लास में ऐसा ही होगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो, थर्ड पैटर्न करेंगे फिर। अब नेक्स्ट लिखो टाइप 3, टाइप थर्ड। अभी देखना आप एक मिस्टेक करेंगे, ठीक है? लिखो व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस को अंडरलाइन करना, इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है भाई? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? बोलो क्या लिखते हैं? चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले एसटीपी और एनटीपी कंडीशन लिख लो। एसटीपी या एनटीपी अगर आपको दिया गया है, या तो लिख करके दे दे या आपको ऐसी कंडीशन दे दे, टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और क्या लिख देता है? 273.15 केल्विन या 273 केल्विन डायरेक्ट, ठीक? और प्रेशर कितना आएगा इन कंडीशन में? 1 atm और 1 बार अप्रोक्स सेम होता है, ठीक? बात समझ में आ रही है? कुछ भी लिख के दे दे। तो ये आपके एसटीपी एनटीपी कंडीशन है। तो इसमें देखो क्या होता है भाई, एसटीपी पे या एनटीपी पे आइडियल गैस की जो वॉल्यूम होती है, एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। अब आप बोलेंगे सर आप तो H2O2 CO2 यूज कर रहे हैं, तो हम इनको आइडियल गैस ही कंसीडर करेंगे। आपको आइडियल गैस ही मान करके चलना है, ठीक? तो मैं क्या लिखूंगा? एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या लिखेंगे? 22.4 लीटर। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मेरे को बोल दिया वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 गैस, कितना बोलूंगा? 22.4 लीटर होगा। H2 की बजाय मेरे को लिख के दे दे 1 मोल CO2 गैस, तब भी मैं क्या बोलूंगा? 22.4 लीटर ही बोलूंगा, क्योंकि एसटीपी और एनटीपी पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज सेम है तो वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। यहां पे अगर आपको ऐसे लिख के देते 5 मोल O2 गैस, तो क्या बोलेंगे? एक मोल का कितना है? 22.4 लीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखना। ये होता है कंडीशन है, ठीक? बात समझ में आ रही? पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना? कंडीशन से सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी या एनटीपी हैव कितने मोल? 1 मोल, ऐसे लिख सकता हूं। और 1 लीटर गैस हैव 1/22.4 मोल
ठीक। और वी लीटर गैस हैव, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना? नहीं बना? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या लिखा? बताऊं? देखो यहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें? लीटर में रखना है, डिवाइड बाय 22.4 कर देंगे अगर आप, तो एनटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान रखना आपको। तो 3 फॉर्मूले हमने मोल्स के सीखे हैं। पहला फॉर्मूला क्या सीखा था? वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। सेकंड क्या सीखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। और गैस के केस में, इन केस ऑफ गैस, ध्यान रखना ये, ठीक है? तो गैस के केस में हमने क्या बोला? बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ये आज हमने सीखा है। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले एक बार कन्वर्जन और लिख लें। जैसे 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने होंगे? इज इक्वल टू कितना लीटर? वेरी गुड, 1000 लीटर। ठीक, ये कन्वर्जन ध्यान रखने आपको। देखो मान लीजिए मैं एक काम करूं, यहां पे हम 1 मीटर की ऐसे एक मीटर लेंथ की ऐसे एक दीवार बना दें, 1 मीटर हाइट 1 मीटर लेंथ, ऐसे ही 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो ये क्या बन गया? 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर क्यूब बन गया। 1 मीटर क्यूब का टैंक बन गया। ठीक, अब आप एक काम करो, 1 लीटर की बोतल लेके आते, जैसे ये रखी अपने पास, इसके पास रखी थी 1 लीटर की बोतल है, वो पीछे रखी। ठीक, तो ये जो 1 लीटर की बोतल है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ला करके पूरी भर के इसमें डाल दूंगा। तो इसको भरने के लिए कितनी बोतलें डालनी पड़ेगी बताए? 1000। यानी 1 मीटर क्यूब का कितना वॉल्यूम है? 1000 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और आपको एक बात का पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज पुट कर करके देख लो। तो जैसे ही आपने 10 डेसीमीटर रखा है यहाँ पे, तो 10 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी हम क्या बोल सकते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये कन्वर्जन ध्यान रखने हैं। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपका क्या आएगा? जैसे यहां पे अगर आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो क्या आएगा? देखो 1000 लीटर। तो यहां पे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सीसी भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, और आपको पता है 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं। कर लेंगे? अच्छा, इस पे क्वेश्चन करवाऊं क्या? जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था। भाई आपको वॉल्यूम दे दिया गैस का, भाई आपको एक गैस दे दी, वो 11.2 लीटर प्रेजेंट है एट एसटीपी में। मोल्स बताओ, कर लोगे क्या? 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना। मीटर क्यूब में दे रखा है, पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर में, मिलीलीटर में दे रखा है, किस में करोगे? पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें 22.4 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगी। आपको बताऊं या कर लेंगे? पक्का? तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोल दिया जाए, जैसे ये बोल दिया, मान लो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ठीक, जैसे आपको पहला ऑप्शन दे दिया 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस। अच्छा, इन फॉलोइंग एट एसटीपी भी लिख लेना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया, सेकंड ऑप्शन बोल दिया मान लीजिए 1.12 मीटर क्यूब H2 गैस। ठीक है भाई। और नेक्स्ट थर्ड आपको बोल दिया 224 cc O2 गैस। कर सकते हैं फाइंड आउट? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सबको लीटर में कन्वर्ट करके 22.4 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट तो सिंपल है, 5.6 ऑलरेडी दिया गया है, 22.4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 1/4 मोल आ जाएगा। ठीक,
अब ये मीटर क्यूब में दिया गया आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या लिखोगे 1.12 इंटू में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 22.4 आ जाएगा। यहां से आंसर कर सकते हैं, कितना आएगा बोलो भाई? 50 आएगा, सोल्व करके देखना, ठीक 50 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसको जब सोल्व करेंगे कितना 224 सीसी, इसको क्या लिखेंगे 224 इंटू 10 की पावर -3 ml में आ गया। ये तो इतना ml ही है, सीसी तो ml है, अरे ये 224 ml लिख सकता हूं ना इसको, ठीक। तो इसको लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 22.4, कितना आंसर आ जाएगा बोलो भाई? 10 की पावर -2 मोल। कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। इजी लिखना चाहो लिख लेना बाद में, ठीक। नेक्स्ट देखो एक अच्छा क्वेश्चन, ये ट्राई करो, लिखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml वाटर एट STPV, और ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर ml। करो भाई जल्दी से ट्राई, ऊपर वाले लिखना चाहो लिख लो, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे बोलो? करो ट्राई जल्दी से। कैसे सोल्व करेंगे? वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू STP पे गिवन है, क्या करेंगे भाई 1.8 को पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 22.4, ऐसे ही किया है। वेरी गुड, ये मिस्टेक नहीं करनी, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस का, ठीक है, जेईई मेंस का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिस्टेक क्या कर दी, वाटर STP पे गैस है क्या, तो ये फॉर्मूला तो गैस के लिए है, ये फॉर्मूला तो गैस के लिए है ना, नहीं समझे यार, नहीं समझे। जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला तो हमने पीछे मैंने क्या बोला था, अंडरलाइन करो वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां पे क्या लिखा है, और आपने किसके लिए लगा दिया ये वाटर क्या है STP पे। लेकिन जब अगर वो ये लिख के दे ना, यहां पे अगर ये लिखता 1.8 ml वाटर वेपर्स, फिर आप वाटर वेपर्स एट STP, फिर ये लगाते आप, क्योंकि उसने वाटर वेपर्स नहीं लिखा, और वाटर वेपर्स जब तक नहीं लिखेगा हम क्या मानेंगे उसको, लिक्विड मान के चलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास वॉल्यूम कितना है 1.8 ml है, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml है, तो वेट कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना 1.8 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, 1.8 डिवाइड बाई 18 होगा मास इसका, मोलर मास वाटर का, तो कितना आ गया 0.1 मोल, दैट इज इक्वल टू 0.1 NaH2O मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 10 इंटू 0.1 Na, यानी Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। किस किस का ठीक था? वेरी गुड, समझ आ गया। लेकिन गलती तो आपने भी की ना, तो आपने लिखा यहां पे ये गलती नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी अपने को। चलो जब तक आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और यहां पे साइड में ही लिख देता हूं, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे यार, यहां पे आएगा नहीं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे, स्पेस वैसे ही कम है। ठीक कर लिया आपने, लिख लेंगे अपने आप। अब तो भाई मिस्टेक जो हो वो लिख लो, बाकी सॉल्यूशन घर पे लिख लेना। कर लेंगे क्या, आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 cc N2O at STP contains, पहला ऑप्शन आ गया 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। सेकेंड ऑप्शन है 6 इंटू 10 की पावर 23
2400 मॉलिक्यूल्स, थर्ड आ गया 1.32 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 224 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई, कर लेंगे? आ गया क्या आंसर आपका? नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं बताऊं? करें स्टार्ट? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एसटीपी में क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कर लेंगे कन्वर्ट? 1 ml है ये, 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 इतने मोल्स आ गए। कोई डाउट है क्या? और इसको क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूल्स अगर लिखेंगे कितना करेंगे? 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 इंटू में n यानी 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो बोलो भाई, क्या लिख सकते हैं? ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा, तो नीचे आकर के आ जाएगा, क्या होगा? 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये लिख सकते हैं। अरे बोलो, ये सही है क्या? तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही लिखा क्या? ठीक। अब एक मॉलिक्यूल में N2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने एटम्स आ जाएंगे। ये एटम्स आ गए इसमें। इसको क्या लिखूंगा? 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाई 22,400 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक। अब इसको देखो मैं क्या लिखूंगा। पहले ये 2 0 हटा देता हूं, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻21 बचेगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 10⁻22, और जब 10 से डिवाइड किया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 18 को 1.8 लिख दूं। यही तो लिखा फर्स्ट ऑप्शन में, ये भी सही है। अब ये देखो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 7 तो किसके? नाइट्रोजन के। 2 नाइट्रोजन में 14, ऑक्सीजन के 8, कितना हो गया? 22। यानी क्या लिखेंगे? 22 मल्टीप्लाई बाई कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल में 22 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया? इतने इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं आए? इसको आप क्या लिख सकते हो? बोलो भाई, 132 डिवाइड बाई 22400 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं? बोलो भाई, ये जो 100 है इसको यहां से हटा दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोलो, कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया? ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, दूसरा पैटर्न करते हैं। अब लिखो मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन। इफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस is present in a container of volume 4.48 liter, 4.48 liter at STP, then gas may be फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकंड ऑप्शन है H2S, थर्ड है N2O, फोर्थ है बोथ 1 and 3। बताओ भाई कैसे करेंगे? क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको ये बताना गैस कौन सी है, ठीक है ना? बता देंगे?
देखो आपको अगर यह पता चल जाए जो अननोन गैस है उसका मोलर मास कितना है तो आप बता देंगे इनमें से कौन सी गैस है, सही है ना। अब मोलर मास कैसे पता चलेगा, आपको वेट गिवन है, अगर नंबर ऑफ मोल्स और पता चल जाए तो आप ये बता देंगे कौन सी गैस है। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, मोलर मास फाइंड आउट करके बता देंगे ना कौन सी गैस है। तो कैसे बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स, देखो वॉल्यूम दिया गया है भाई, कंटेनर में ऐसा है भाई जिस कंटेनर में गैस होगी उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उस कंटेनर का वॉल्यूम है 4.48 लीटर एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 4.48 को डिवाइड बाय 22.4 करेंगे, कितना मोल्स आया, 0.2 मोल आया कि नहीं आया। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या लिखते हैं बोलो भाई, जल्दी बोलो, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना है 8.8 डिवाइड बाय 0.2 कितना आ गया 44 ग्राम पर मोल आया कि नहीं आया। कौन सी गैस का रहता है, CO2 का भी और N2O का भी, तो आंसर क्या आएगा, समझ आया कि नहीं आया। कर लेंगे, इजी है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करें ऐसा, देखो ऐसा नहीं दूसरे पैटर्न का करेंगे। अब इसमें लिखो इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, in a mixture of gases 0.56% X gas is present, then find number of moles of X gas in 1 liter mixture एट एसटीपी। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो बताऊं मैं आपको, स्टार्ट करें। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, उसने बोला एक गैसेस का मिक्सर है, ठीक, इसमें बहुत सारी गैसेस है, इसमें एक गैस प्रेजेंट है एक्स जो कितनी है 0.56%, यानी 0.56% का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोल दूं कि हमारी क्लास में 20% गर्ल्स है, इसका मतलब क्या होगा भाई 100 स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी है 20, ये समझते हो ना आप, परसेंट का मतलब परसेंट पर 100 में कितना 20% मींस 20 इन 100, तो 0.56% का मतलब कितना है, क्या होगा भाई 100 लीटर मिक्सर हैव, क्या बोलेंगे कितनी गैस 0.56 लीटर एक्स गैस, कोई डाउट है क्या। और 1 लीटर मिक्सर कितना होगा 0.56 डिवाइड बाई 100 लीटर एक्स गैस, ये उसने एसटीपी में दिया है, ठीक। तो अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, तो एक्स की वॉल्यूम पता चल गई आपको 1 लीटर मिक्सर में, तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दोगे 22.4 से, नहीं कर सकते क्या, नहीं, इसको मैं क्या लिखूंगा देखो 5.6 इंटू 10 की पावर -3 लिख दो इसको, ये 10 की कितना आएगा 10 की पावर -3, ठीक है, डिवाइड बाई 22.4, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर -3, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतने मोल आ जाएगा, है ना, 1 लीटर में इतने मोल प्रेजेंट होंगे एक्स गैस के। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई, जल्दी से लिख लो फिर और आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन और करेंगे लास्ट। लिखो इफ 1 मोल ऑफ ईच हीलियम O2 and SO3 is present in a container, then find ratio of their first ऑप्शन है masses, सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूम एट एसटीपी, थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ एटम्स। इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये तो, नहीं कर पाएंगे मैं बताऊं,
बोलो भाई, 1 मोल लिख दे या इक्वल मोल्स भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है इक्वल मोल्स ऑफ ईच गैस। ठीक करें, देखो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप ये लिख दो, यहां पे हीलियम है और O2 गैस है और SO3 है, ये 3 गैसेस दी गई है, इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसका भी 1 1, तीनों का 1 1 है, या इक्वल मोल्स भी दे सकता है। ठीक, तो आप वहां पे n कंसीडर कर लेंगे, और इक्वल भी दिया ना, n क्यों कंसीडर करो, एक ही कंसीडर करो ना। जब उसने इक्वली बोल दिया, मैं 1 कंसीडर करूं तीनों का, या 2 करूं या 50 करूं या 5000 करूं, मेरी मर्जी है, 1 ही कंसीडर किया करो जो इजी रहे। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब इनके मासेस का रेशियो क्या होगा भाई, इसका मास कितना होगा 1 मोल का 4 ग्राम, और इसका 32 ग्राम, और इसका 80 ग्राम। तो अब आप जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा, 1:2 कितना 8:20, 10 कैसे, 4 से डिवाइड किया ना पूरा। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम का रेशियो। भाई इक्वल मोल्स अगर हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, एसटीपी पे तीनों के 1-1 मोल है, कितना वॉल्यूम आएगा, सेम होगा ना सबका, 22.4:22.4:22.4, तो 1:1:1 आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स भाई इसके भी एन होंगे, इसके भी एन होंगे, एक मोल में सबके मॉलिक्यूल सेम होंगे ना। नहीं बात समझ में आई, नहीं समझ आ गुड़िया, आ गया भाई पक्का। देखो नेक्स्ट देखो, एटम्स की अगर बात की जाए, भाई इसके एन एटम्स हैं, इसके एन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, एन ही है, और इसका 2n होंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो n में 2n, इसके 4n, तो 1:2:4, और इसका आया था 1:1:1 मॉलिक्यूल का रेशो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ना, लिख लो जल्दी से। एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए आपके। मास का रेशो पूछ सकता है आपसे, वॉल्यूम का पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ एटम्स का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सारे पैटर्न आपको क्लास में ही करवाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको आसान लगने लगेगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, इन ए कंटेनर नंबर ऑफ moles of H2, CO2 and CH4 are 1, 2 and 3 respectively, then find ratio of their, फर्स्ट ऑप्शन वही है masses, सेकेंड ऑप्शन क्या है वॉल्यूम एट STP, थर्ड ऑप्शन क्या है बोलो भाई मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्थ ऑप्शन क्या है नंबर ऑफ एटम्स। कर सकते हैं तो लिख लो, वही वैसे ही लिखना है, H2, CO2 और CH4 रिस्पेक्टिवली कितने कितने मोल्स दिए गए हैं, इसका 1, इसके 2, इसके 3। तो अब मासेज का रेशो बता दो, वेट का रेशो बताओ सबसे पहले, क्या आएगा, इसका 1:2 और इसका 2 कितना मास है एक मोल का 44, और इसका 3:16। कर सकते हैं ऐसे सोल्व। ऐसे ही वॉल्यूम का रेशो बताओ, वॉल्यूम का वही आ जाएगा जो मोल्स का है, क्या करेंगे 1:22.4, इसका वॉल्यूम कितना होगा 2:22.4, इसका कितना होगा 3:22.4, तो 22.4 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा। कर सकते हैं ना, 1:2:3 आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स का बताओ, इसका मॉलिक्यूल्स का बताओ कितना आएगा, इसके Na, इसके 2Na और इसके 3Na, दैट इज 1:2:3 आ जाएगा। एटम्स का बताओ, एटम्स का, इसके कितने एटम्स होंगे 2Na और इसके कितने होंगे 3:2Na और इसके कितने होंगे 5 × 3Na,
3 Na मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक। कितना आ गया 2:6:15। ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते। बाकी इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन अपने को करने हैं, मतलब मोल कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन करने हैं अपने को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखो आपका काम क्या रहेगा, आज घर जा करके आप क्या करेंगे, जाते ही सबसे पहले नोट्स रिवाइज करेंगे। क्या करना है, कॉपी बंद कर देना। पहले आप ये रिमाइंड करना सर ने आज क्या क्या पढ़ाया। मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल बेसिस पे, सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिकल पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के, मॉलिक्यूल एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो एलिमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हो कंपाउंड कहलाएंगे। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, भाई जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो, जो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या बताया था, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, भाई सेम कंपोजिशन होगी होमोजीनियस, डिफरेंट होगी हेट्रोजीनियस, ये बताया था। फिर हमने मोल स्टार्ट किया था। मोल में हमने एक ही चीज पढ़ी कि मोल का मतलब क्या है। मोल एक वैल्यू है जिसका मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 × 10⁻23। फिर हमने मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन भी लिखी थी, इट इज डिफाइंड एज द and it is present as number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हमने किया था, ठीक। समझ आ गई बात। फिर इसके बाद हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। वेट गिवन है तो वेट गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे भाई। देखो अगर एटॉमिक सैंपल दिया, जैसे हाइड्रोजन हीलियम का सैंपल दे दिया, उसमें एटॉमिक मास बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए हम क्या बोलेंगे मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो सीधा मोलर मास बोलो। एटम दिया तो एटॉमिक मास लिख देंगे वहां पे, क्योंकि ग्राम में लेना अपने को, ग्राम पर मोल में, ठीक। समझ आ रही बात। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट थिंग्स है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, सेकंड टाइप में क्या था n/Na, और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर गिवन है, ध्यान देना है जब वॉल्यूम ऑफ गैस है तभी करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये आपका रिवीजन हो गया। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब आपको एक काम करना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे घर पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल इजी है, बेशक मत करो, जो इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने लिखवा है वो आप एक बार रफ कॉपी पे दोबारा से सोल्व करके देखेंगे, या जो क्वेश्चन आपसे क्लास में नहीं हुए वो करके देखना है, ठीक। तो ऐसे 20 से 25 मिनट में पूरे लेक्चर का रिवीजन कर लेना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक। समझ आ रही बात। ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो गारंटी है आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है भाई। नोट डाउन कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।